हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट DSSB पार्ट बी साइकोलॉजी, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आपको करा रही हूँ पार्ट बी का सेक्शन। तो उसमें अगली सीरीज है। और भाई अब मैं सीधे डेट लिखती हूँ, ना मैं शिफ्ट लिखूंगी ना कुछ और, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं दूंगी इस चीज पर, क्योंकि मैं टाइपिंग करती हूँ क्वेश्चन की। खुद चाहूँ तो PDF भी शो कर सकती हूँ, बट उसमें ऑलरेडी आंसर्स होते हैं तो फिर आपका फायदा नहीं उससे। बेटर ये होता है कि आप क्वेश्चन को बिना आंसर देखे ही अटेम्प्ट करें तो बेटर होता है, इसलिए आपके लिए टाइपिंग करनी पड़ती है। और आज का जो थ्योरी सेक्शन होगा वो होगा कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, तो कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के बारे में हम समझेंगे आज। और 10 क्वेश्चन ही रखूंगी, 10 से ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि लेंथी हो जाती है मेरे लिए वीडियो। 40 मिनट्स की वीडियो इज आई थिंक बोरिंग ऑल्सो, और इतनी मेहनत करने के बाद फिर बच्चे देखते नहीं है, बहुत कम देखते हैं। सो मुझे लगता है कि वो ज्यादा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ये थोड़ी मुझे इजी पड़ रही है। और दूसरी चीज ये है कि थ्योरी पार्ट और एड ऑन हो रहा है इस पे। अगर मैं 20 क्वेश्चन लूंगी तो फिर मैं थ्योरी नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है वो थोड़ा सा ना। सो ये वैसे भी अब आपको बैक टू बैक वीडियोस मिल ही रही हैं ऑलमोस्ट, मतलब हफ्ते में 4-5 वीडियोस आपको मिल ही रही हैं, तो ऐसा तो आपके साथ चलेगा। ठीक है, सो प्लीज माइंड मत करना इस चीज को। 10 क्वेश्चन के साथ हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट लैंग्वेज के बारे में करेक्ट है, यानी कि भाषा से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही है, ये बताना है। सोशल कस्टम्स एंड नॉर्म्स आर एम्बेडेड इन द लैंग्वेज, यानी कि जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज होते हैं या फिर मानदंड होते हैं या फिर जो भी आपके नॉर्म्स बनते हैं सोसाइटी में, वो सब जो है लैंग्वेज में सन्निहित होते हैं। मतलब कि आपकी भाषा का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। पीपल सोशल आइडेंटिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर स्पोकन लैंग्वेज। इंसान की जो भी सोशल आइडेंटिटी होती है वो कहीं ना कहीं उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित होती है। यानी कि इन द सोशल बैकग्राउंड ऑफ ए पर्सन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द पर्सन। और जो इंसान होता है उसका सोशल बैकग्राउंड आप समझ सकते हैं, उसकी जो उसके द्वारा बोली जाती है लैंग्वेज जो है, या फिर जो भी लैंग्वेज होती है उस इंसान की, उससे उसका सोशल बैकग्राउंड नजर आ जाता है। ये कहने का मतलब है। देखो भाई, ये फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक है कि हमारे कल्चर, हमने जिसे वाइगोत्स्की की बात करते हैं ना, तो उन्होंने लिंग्विस्टिक टूल्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना था। उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल बताया था इसको, लैंग्वेज को, और कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उनकी थ्योरी में लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। बेसिकली ये सारी चीजें देखेंगे तो आप वाइगोत्स्की की थ्योरी को आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सोशल आइडेंटिटी भी हमारी लैंग्वेज से ही पहचान में आती है। अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ तो आप समझ सकते हो कि आई एम नॉर्थ इंडियन, या फिर मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सा हरियाणवी टच आता है तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये मैडम जो है हरियाणा से हैं या दिल्ली से हैं। ऐसे कोई राजस्थानी बोलता है तो आपको समझ में आ जाता है। किसी किसी की हिंदी में राजस्थानी कुछ शब्द हो जाते हैं तो वो समझ जाते हैं। तो सोशल आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर कट विजिबल होती है आपकी स्पोकन लैंग्वेज से। तो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो सी होगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एलिमेंट ऑफ एन इफेक्टिव लर्निंग। तो इफेक्टिव लर्निंग का कौन सा की एलिमेंट है ये बताना है। सो देखो, इफेक्टिव लर्निंग एक्टिविटी क्या होती है। बेसिकली आप एक एक्टिविटी कराना चाहते हो जो बहुत ही इफेक्टिव हो, जिससे जो आप सिखाना चाहते हो बच्चे को सीख जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आप लेक्चर मेथड ना यूज करके आप एक्टिविटी बेस्ड मेथड यूज करना चाहते हैं। सो एक्टिविटी अपने आप में इंटरेस्टिंग नहीं होती है, उनको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। ओके, कई एक्टिविटीज अपने आप ही इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, लेकिन कुछ को बनाना पड़ता है। तो आपको तो हर तरह की करवानी है, चाहे वो बोरिंग हो चाहे कैसी भी हो, उसमें आपको टेस्ट डालना है बेसिकली। तो कंसंट्रेट होगा, यानी कि एक्टिविटी पे कंसंट्रेशन होना चाहिए बच्चे का। वो बच्चों के लिए थोड़ी चैलेंजिंग होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा चैलेंज देंगे, ऐसे नहीं कि डिफिकल्ट बहुत कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। चैलेंजिंग मीन थोड़ा सा उनको चैलेंज भी लगे कि हाँ भाई ये आप करके दिखाओ, और बच्चे को लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हम करने की कोशिश जरूर करेंगे, और वो टारगेट्स पूरे कर भी लें। प्लेजरेबल मतलब उनको थोड़ा आनंद आना चाहिए, मजे आएंगे तो देखो अपने आप आएंगे वो बच्चे। ऑटोमेटिक पार्टिसिपेशन, ये इस पर डिपेंड करता है। अगर एक्टिविटी प्लेजरेबल होगी तो ऑटोमेटिक पार्टिसिपेशन अपने आप होगा, है ना। कुछ बच्चे जो नहीं भी करना चाहेंगे, उनको लगेगा वाओ ये तो इतनी अच्छी एक्टिविटी है, मुझे भी करनी है। सो सारे ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो विजुअल एड। तो इनमें से कौन सा जो है ऑडियो विजुअल एड, यानी कि श्रव्य दृश्य सहायता सामग्री नहीं होगी, जो टीचर्स बेसिकली यूज करते हैं क्लासरूम्स में। टेलीविजन, फिल्म्स, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और ग्राफ्स। तो ये तीनों ही एवी एड्स हैं, लेकिन ये जो ग्राफ है ये आपका केवल विजुअल एड है। इसको आप देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, मतलब सॉरी हाँ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग इज करेक्ट। तो लर्निंग एक मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो उसको करेक्ट साबित करती है।
द मीनिंग मेकर कंटिन्यूज टू क्रिएट न्यू मीनिंग्स टू मेक न्यू ट्रांजेक्शंस विद हिज एनवायरमेंट। तो जो भी बंदा लर्निंग कर रहा होता है, लर्निंग हो रही होती है, तो जब मीनिंग मेकिंग प्रोसेस चलता है, देखो अधिगम क्या होता है, अधिगम में आप कुछ ना कुछ ग्रहण तो करेंगे ना, आपका कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना, आपकी नॉलेज चेंज होगी या जो भी होगा, आपके बिहेवियर में चेंज तो आएगा ही। तो मीनिंग मेकिंग प्रोसेस ही होता है वो सारा, कि आप कुछ ना कुछ मीनिंग निकाल रहे होते हैं। तो आप नए मीनिंग निकालते हैं कुछ, फिर नए ट्रांजेक्शन करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। अपने एनवायरनमेंट के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ नई चीजें आपकी निकल कर आती हैं आपके सामने। तो ये सारा लर्निंग प्रोसेस ही होता है। द मीनिंग मेकर हैज नो एंड टू हिज एजुकेटिव प्रोसेस। तो देखो भाई, एजुकेटिव प्रोसेस जो होता है ये तो कंटिन्यूस लाइफ टाइम चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि स्कूल छूट गए तो एजुकेशन नहीं मिलेगी, एजुकेशन आपको कहीं से भी कभी भी मिल सकती है। तो ये दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल ठीक होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच द फॉलोइंग इज और आर द लिमिटेशंस ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है टीचिंग की, तो उसकी लिमिटेशंस बतानी है बेसिकली आपको, उसकी क्या सीमाएं हैं ना, किन सीमाओं के अंदर रहकर ये शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण रहता है। देयर इज नो स्कोप फॉर डिबेट एंड डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टीचर सेंटर्ड है, टीचर ही बोलता है, टीचर की चलती है, तो डिबेट क्या करेंगे बच्चे, क्या डिस्कशन करेंगे। इट रिटार्ड्स क्रिएटिविटी ऑफ द चिल्ड्रन। जब डिस्कशन नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, तो क्रिएटिविटी तो कहाँ से आएगी, सोचने का उनको मौका नहीं दिया जाएगा। टीचर ही बोलता रहेगा, टीचर ही सोचेगा जो सोचेगा। इवैल्यूएशन इज मोस्टली समेटिव इन नेचर। ये भी ठीक है, समेटिव में बेसिकली जजमेंट होता है, इवैल्यूएट हो जाता है बच्चा। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन का स्कोप है, बट फीडबैक का स्कोप नहीं है। फीडबैक कहाँ होता है बेसिकली, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है कि आपने पढ़ाया कुछ बच्चे को नहीं समझ में आया तो पूछता है, और उसके बाद उसको और मौका दिया जाता है, आपका एक फीडबैक आता है। 2 वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, इधर से जा रहा है तो इधर से भी आ रहा है। लेकिन टीचर सेंटर्ड में सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ एक ही साइड जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे टीचर बेसिकली जजमेंट करते हैं और ये समेटिव हो जाता है नेचर में। तो यहाँ पर तीनों ही ठीक होंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट है, Which of the following are the ways to teach language to children in a classroom? तो कौन से तरीके हैं बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाने के किसी क्लासरूम में। टीचिंग थ्रू एक्टिविटीज, कि आप एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाएं। टेलिंग द समरी ऑफ द लेसन आफ्टर एक्सप्लेनिंग इट, आपने जब एक्सप्लेन कर दिया तो उसकी समरी पढ़ा दें। बिल्कुल ठीक है भाई, एक्टिविटीज भी करा सकते हैं, बच्चों को समरी कराना भी जरूरी होता है ताकि वो जस्ट बता सके ना, पूरा उन्हें वर्ड टू वर्ड बोलने की जरूरत नहीं होती है। टेलिंग द चिल्ड्रन टू स्टडी द लेसन्स बाय देमसेल्फ ओनली, या फिर आप किताब खोलेंगे बच्चों को कहेंगे जाओ अपने आप पढ़ लो, हम कुछ नहीं कर रहे भाई, तो ये तो बिल्कुल गलत तरीका है। टीचिंग देम साइंस इंस्टेड ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के अलावा आप साइंस पढ़ाएंगे, मतलब लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे, उसके बदले में आप साइंस पढ़ाना चाहेंगे क्योंकि इससे साइंटिफिक एनालिसिस होता है। तो भाई हो, लेकिन अपनी क्लास में हो ना, साइंस का टीचर अपनी क्लास में कराए। लैंग्वेज की क्लास में तो लैंग्वेज होनी चाहिए ना, हालांकि साइंस में भी लैंग्वेज होती है, बट लैंग्वेज की क्लास अलग से होना जरूरी है ही है। तो ये दोनों नहीं होंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज which of the following is or are the characteristic of constructive approach for teaching learning? तो constructive means what? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एक तरह से मीनिंग मेकिंग प्रोसेस ही होता है। वैगोत्स्की और पियाजे आपको याद आएंगे कंस्ट्रक्टिविज्म से, जिन दोनों ने कहा था कि बच्चा जो है मीनिंग निकालता है अपने एनवायरनमेंट से। ठीक है, वैगोत्स्की थोड़ा सा सोशल चीजों को ज्यादा हेल्प वो करते हैं, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट मानते हैं, वहीं पियाजे बच्चे के दिमाग को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। मतलब उनका जो पार्ट था वो कोग्निटिव पार्ट पर ज्यादा था, उधर उनका सोशल पर ज्यादा था, लेकिन थे दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट, एक फर्स्ट वेव और एक सेकेंड वेव। सो फोकस इज ऑन लर्निंग नॉट टीचिंग, तो बिल्कुल फोकस यहाँ पर लर्निंग पर होता है, टीचिंग पर नहीं होता है। स्टूडेंट मेक मीनिंग फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी चीज को बना रहे हैं तो ऑब्वियसली अपने आप ही मीनिंग निकालेंगे। द एक्टिविटीज आर इंटरैक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड, और यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर्ड होता है सारा काम, और इन जो भी एक्टिविटी मिलती है वो इंटरैक्टिव होती है, इंटरैक्शन होता है, वो चाहे बच्चों का हो चाहे टीचर का हो, बच्चों और टीचर का हो आपस में। सो तीनों ही यहाँ पर ठीक होंगे, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आर द करेक्ट ऑप्शंस हियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स ऑफ टीचर डज नॉट डिटरमाइन द क्लासरूम क्लाइमेट, तो इनमें से कौन सा फैक्टर है बेसिकली, या कौन सी लक्षण है, कौन सा जो टीचर का लक्षण है जो दिखाता है क्लासरूम क्लाइमेट को। टीचर का एटीट्यूड, टीचर की एज, टीचर की वैल्यूज या रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। तो डज नॉट है, ठीक है, ये याद रखना, कई बार मैं भी भूल जाती हूँ कि नोट लिखा है कि नहीं लिखा है। तो डज नॉट डिटरमाइन, जो नहीं डिटरमाइन कर दिया। भाई देखो बच्चे, टीचर का रवैया या उसका एटीट्यूड क्या है जीवन के प्रति, उसकी फीलिंग्स, ये थॉट्स, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। एज का कोई मैटर नहीं होता, एज इज जस्ट अ नंबर जो हम कहते हैं ना। वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है, टीचर की क्या रिलेशनशिप है स्टूडेंट के साथ, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टीज
associated with group learning are to be taken care by a teacher while planning and managing group activities। तो ग्रुप एक्टिविटीज जब हो रही होती हैं तो कौन सी चीजें टीचर को ध्यान में रखनी चाहिए, बेसिकली ये है कि इन कठिनाइयों का ध्यान रखा जाना चाहिए। एब्सेंस ऑफ और लैक ऑफ एडिक्वेट कोऑर्डिनेशन अमंग पार्टिसिपेंट्स, मतलब ये है कि जो प्रतिभागी हैं उनके बीच पर्याप्त समन्वय का अभाव या कमी होती है। प्रेशर ऑन इंडिविजुअल लर्नर्स टू पोलराइज ऑन द इशू बीइंग डिस्कस्ड इन द ग्रुप, या फिर समूह में चर्चा की जा रही जितने भी मुद्दे होते हैं ध्रुवीकरण करने के व्यक्तिगत शिक्षार्थियों पर दबाव रहता है। एम्बिगियस डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स, कि कुछ निर्णय लेने की जो प्रक्रियाएं जो होती है वो थोड़ी सी अस्पष्ट होती हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्या पूछा गया है, ये है कि आप ग्रुप लर्निंग करा रहे हो, ठीक है, आपने ग्रुप बना दिए, 5-5 के ग्रुप बना दिए, 8 के ग्रुप बना दिए, पूरी क्लास के 2 ग्रुप बना दिए, ठीक है, आप ग्रुप एक्टिविटी करा रहे हो, तो टीचर को बेसिकली क्या कठिनाइयां होती हैं, तो ये सारी कठिनाइयां ही लिखी हुई हैं। सच कहें तो देखो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है पार्टिसिपेशन के बीच, आप किसी भी क्लास में चले जाइएगा, क्योंकि ग्रुप लर्निंग का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको कोऑर्डिनेट, कुछ बच्चों की लड़ाई हो जाती है आपस में, कुछ कहते हैं हम इसे ग्रुप में जाएंगे, कुछ इधर नहीं जाएंगे, कुछ उधर नहीं जाएंगे, तो वो वाली चीजें हो जाती हैं। तो वैसे हम तो मिक्स ग्रुपिंग करते हैं लेकिन प्रॉब्लम होती है फिर भी, ठीक है। फिर अब प्रेशर ऑन इंडिविजुअल लर्नर, फिर हर एक लर्नर के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है कि भाई जो भी डिस्कस हो रहा है क्लासरूम में उसको पोलराइज करने का, बेसिकली उस मुद्दे पर ही आपको रहना है, दूसरे मुद्दे पर नहीं भटकना है। तो ये सारी चीजें भी हो जाती हैं बच्चों के साथ। और या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स थोड़े से उनके अनक्लियर, स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों ही यहाँ पे ठीक होंगे, तीनों ही कमियां नजर आ रही होगी, स्पष्ट नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं ग्रुप एक्टिविटी में सब कुछ स्पष्ट होता है, ऐसा नहीं है। ये सारे चैलेंजेस है फॉर अ टीचर, एक टीचर को ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देखो थ्योरी में हम अलग करते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वहां पे चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन्हीं के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट है, which of the following statement regarding converging learning style of Kolb's model is correct। देखो DSSB Kolb learning theory को बार बार पूछता है ना, तो ये आपको करना ही करना है। तो इसकी कुछ लर्निंग स्टाइल्स है कोल्ब की थ्योरी के, तो कह रहा है कि कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल के बारे में कौन सा करेक्ट है। स्टूडेंट प्रेफर टेक्निकल टास्क एंड आर लेस कंसर्न विद पीपल एंड इंटरपर्सनल एस्पेक्ट्स। जो कन्वर्जिंग लर्निंग होती है इसके रिगार्डिंग कि बच्चे जो है वो उनको टेक्निकल टास्क जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, और वो ये जो लोग होते हैं, लोगों के जो पारस्परिक पहलू होते हैं उन पर उनका ध्यान कम होता है। स्टूडेंट्स लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू आइडियाज टू स्टिमुलेट एंड वर्क विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। और बच्चों को जो है बड़े जो नए आइडियाज हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने का बहुत मन करता है, ठीक है। सो भाई जो कोल्ब में लर्निंग स्टाइल है तो उसमें से एक है कन्वर्जिंग लर्निंग, और ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पर बच्चे जो है सोशल कम होते हैं, उनको बेसिकली टेक्निकल इश्यूज हो गए, या फिर उनको मतलब ये होता है ना कि क्यूरोसिटी होती है, उनको पब्लिक रिलेशनशिप्स में कोई इतना इन्वेस्ट वो नहीं होता उनको, लेकिन उनको काम में, अपने नए आइडियाज करने में, क्रिएटिविटी में, इन सब चीजों में उनका ज्यादा ध्यान होता है। तो वो यहाँ पर सोशल ना होकर थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं बेसिकली। तो ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, आप कोल्ब की थ्योरी पढ़ सकते हैं, मैं अलग थ्योरी पार्ट में कराऊंगी उसको। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हेयर। कोल्ब की लर्निंग केवीएस में नहीं पूछी जाती है जहां तक मैंने देखा है, वैसे लर्निंग थ्योरीज में ही आती है, ठीक है। ऑसवेल की लर्निंग होगी, कोल्ब की लर्निंग मॉडल हो गया, लेकिन डीएसएसबी में इससे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं, मैंने देखे हैं 1-2 क्वेश्चन, तो इस थ्योरी को करना जरूर है। उसके बाद ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। अब हम चलेंगे आज के अपने टॉपिक पर जो है कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। तो देखिए वैसे तो अगर आप हिंदी मीनिंग निकालेंगे दोनों का ही, तो मुझे तो जो मिला वो सहयोगी मिला, बेसिकली सहयोगी है, लेकिन थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच जिसको हमें समझना जरूरी है। देखिए हम स्कूल में जब ज्यादातर कहते हैं ना कोलैबोरेट करो, कोऑपरेट करो, कोलैबोरेट करो, कोऑपरेट करो, ये 2 वर्ड हमें बहुत बार सुनने को मिलते हैं जब हम स्कूल में जाते हैं या फिर जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी है, लेकिन इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको समझना जरूरी है। देखिए जो कोलैबोरेशन होता है ये अपने आप में एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी को हिंदी में क्या बोलेंगे, दर्शन शास्त्र आप कह सकते हो, एक तरह का दर्शन है ये कोलैबोरेशन, मतलब ये एक बिग चीज है और इसका पार्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। अब देखो कोलैबोरेशन क्या होता है, बेसिकली जब आप मिलकर कुछ काम करना चाहते हैं, है ना, आप एक दूसरे से रिलेट करते हैं, आप एक दूसरे से सीखते हैं, आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, ये बेसिकली कोलैबोरेशन होता है। कोलैबोरेट आप कहीं भी हो सकते हैं, बेसिकली ये है कि आप किस तरह से लोगों के साथ डील करते हो, किस तरह से उनके डिफरेंसेस को आप रिस्पेक्ट करते हो, किस तरह से आप एक दूसरे की अथॉरिटी को शेयर करते हो, ठीक है। आप अपने फील्ड में ये है, आप ये मतलब
जैसे कॉलोनी है, कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं, कोलैबोरेटिवली रहते हैं ना, भले उनका किसी से कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन कोलैबोरेटिव तरीके से रहते हैं, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं या जो भी है। मतलब एक जो आइडियल कॉलोनी की बात करें हम, या आइडियल पीपल की बात करें, एक आइडियल सोसाइटी की बात करें, तो वहां पर लोग कोलैबोरेट करके रहते हैं, मिलजुल कर रहना बेसिकली। ठीक है, तो ये अब मिलजुल कर रहना हमारी एक फिलोसफी बन गई है कि भाई नहीं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए, एक यूनिटी में ही पावर है, इस तरह की चीजें आप समझ सकते हैं। तो कोलैबोरेशन एक बहुत बड़ी चीज है। अब बात जहां तक कोऑपरेशन की है, कोऑपरेशन का मतलब होता है जब आप कहीं भी ग्रुप वर्क करते हैं लेकिन आपका एक शेयर्ड गोल होता है, आपका एक टारगेट होता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक ग्रुप एक्टिविटी दी है 5 लोगों को, 5 लोगों को मैंने कहा कि आपको जो है ये टास्क कंप्लीट करना है। टास्क कोई भी हो सकता है। सपोज मैंने उनको दिया है कि एक प्रोजेक्ट दिया है ना, एक प्रोजेक्ट मैंने बच्चों को दे दिया। एक प्रोजेक्ट देकर मैंने उनको कहा कि ये कंप्लीट करना है, 5 लोगों को इसमें कंट्रीब्यूट करना है और ये प्रोजेक्ट आपको सक्सेसफुल बनाना है। प्रोजेक्ट मान लीजिए हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर, हो गया कि जो ये गणेश चतुर्थी पर मूर्तियां बहाई जाती हैं, इनका क्या इफेक्ट है, इनकी क्या अल्टरनेटिव्स हैं। ये प्रोजेक्ट मैंने उनको दे दिया और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। मतलब ये एक कॉमन गोल हो गया इन 5 के लिए, और 5 को मिलकर करना है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा अपना कुछ करके लेके आ रहा है, दूसरा कुछ करके लेके आ रहा है, बस हो गया। नहीं, 5 को कॉमनली एक शेयर्ड गोल दिया गया है। मतलब 5 ने शेयर किया है इस चीज को, 5 को मिलजुल कर इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर एक टारगेट दे दिया, एक शेयर्ड गोल दे दिया। इसको हम कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं और स्कूल में बेसिकली यही होती है आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेशन, हम ये कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग जो है कोलैबोरेशन तक पहुंचने का एक जरिया है। आप ये कह सकते हो कि हमारा जो मेन टारगेट है कि बच्चे मिलजुल कर काम करें, उसके लिए हम उनको एक शेयर्ड गोल दे देते हैं और उसमें वो कोऑपरेटिवली वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव थोड़ा सा प्रोफेशनल भी हो गया। कोलैबोरेशन क्या होता है कि वो एक जनरल टर्म भी कह सकते हो आप उसको। तो हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन जहां पर एक फिलॉसफी है, ये जहां पर एक फिलॉसफी है, वहीं पर ये जो कोऑपरेशन है ये एक वे ऑफ वर्किंग टुगेदर है। ठीक है, कि आप मिलजुल कर काम कर रहे हैं किसी शेयर्ड गोल के लिए, किसी अटेनेबल गोल के लिए आप मिलकर काम कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं वे ऑफ वर्किंग। ये कोऑपरेशन हो गया। लेकिन जब बात करते हैं हम ग्रुप वर्क की, हम सिर्फ ग्रुप वर्क कर रहे हैं। ग्रुप वर्क का मतलब क्या है भाई? ठीक है, सर्वे दिया है मैंने, 5 ये कर रहे हैं, 5 ये कर रहे हैं, 5 ये कर रहे हैं, इनका रिजल्ट अलग है, इनका अलग है, लेकिन है तो पूरा एक कंप्लीट ही है ना। दिल्ली सरकार ने एक सर्वे दिया आप सभी को करने के लिए, सबने अपना पार्ट करके जमा करा दिया। किसी का भी कोई गोल नहीं है, बस ये है कि ग्रुप वर्क करना था, सब जाकर फैल गए एक एरिया में, कर दिया उन्होंने। तो ये एक तरह का सर्वे हो गया। तो यहाँ पे कोई शेयर्ड गोल नहीं है, उनका कोई टारगेट नहीं है कि उनको डेटा कंपाइल करना है, क्या करना है, बस उन्होंने सर्वे जाके कर दिया। तो ये तो खाली ग्रुप वर्क हो गया। कोलैबोरेशन इन सबको समेटता है अपने अंदर। तो कोलैबोरेशन आप यहाँ पर ले लो, यहाँ पर कोऑपरेशन हो गया, यहाँ पे ग्रुप वर्क हो गया, इस तरह से। ओके, तो कोलैबोरेशन एक बड़ा टर्म है, एक टाइप की फिलोसफी है और उसी के अंडर आता है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग। अब देखो, कोऑपरेटिव लर्निंग के कुछ चीजें होती हैं, मतलब बेसिकली कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, चलो इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग में जो है बच्चे फेस टू फेस जो है इंटरैक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, उनके अंदर पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है, मतलब एक दूसरे पर पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि नेगेटिव है, लड़ने लग जाएंगे, ये लग जाएंगे, तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं होगी। यहाँ पर सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे और पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होगी। सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, लेकिन पॉजिटिवली, नॉट नेगेटिवली। ठीक है, वो काम करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, लेकिन उनको जो है अपने आप भी लर्निंग करनी ही करनी है। ठीक है, उनकी अपनी लर्निंग भी इनहेंस होनी चाहिए कोऑपरेशन में। देन दे आर हेल्ड इंडिविजुअली अकाउंटेबल फॉर लर्निंग, मतलब कि ठीक है ग्रुप वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन उस ग्रुप वर्क में उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे ही होंगे, क्योंकि उनको कॉमन गोल की तरफ बढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ उनको अपनी स्किल्स भी जो है इंप्रूव करनी है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कोऑपरेटिव लर्निंग का पार्ट था। अब ये भी है कि यहाँ पर जो है जो मेंबर्स होते हैं बेसिकली, वो जो ग्रुप प्रोसेस होता है, रिलेशनशिप्स को होता है, उनको मॉनिटर भी करते हैं। ये भी ध्यान रखते हैं कि भाई जो इंसान जो है काम इफेक्टिवली कर भी नहीं रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में एक लीडर बना दिया, वो ध्यान से मॉनिटर करेगा सबकी एक्टिविटीज को कि भाई ये जो गोल हम अटेन कर रहे हैं इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं बेसिकली। तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग आपकी होती है। वाइगोत्स्की ने इसकी बात की है, ध्यान रखेगा आपको। तो गाइज ये थी आज की आपकी क्लास, और आई होप कि आपको थोड़ा सा मजा आया होगा। नहीं भी आया होगा तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई किसी को अच्छी लगती नहीं है, मतलब हर किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा तो आपको धूप में जलना पड़ेगा, कहते हैं थोड़ा सा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, अदरवाइज तो कुछ नहीं होगा।
सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ एंड प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू like this content, then please like the video and do share also. Thank you for watching ज्ञान IQ.